ओके, चलिए सबको सुप्रभात। तो पिछले दिन हम लोगों ने दोहे में कबीर दास के 2 दोहे और रहीम के 1 दोहे हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग रहीम के 2 दोहों को पढ़ेंगे और 1 वृंद के दोहे को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कक्षा में जो भी हमने दोहा पढ़ा था वो था कबीर का कौवा से और कोयल से संबंधित, ठीक है ना। कौवा और कोयल से संबंधित, जिसमें क्या था कि एक कौवे और कोयल की तुलना की गई थी और यह बताया गया था कि कोयल जो है सबसे, किसी भी व्यक्ति से धन नहीं हर लेता है, या किसी व्यक्ति का धन नहीं हर लेता, या किसी का धन नहीं ले लेता, और ना ही कोयल किसी को धन देती है। परंतु फिर भी यह पूरा जो संसार है वो कोयल के समक्ष जाना पसंद करता है। इसका कारण बस यही है क्योंकि उसकी वाणी मीठी होती है, ठीक है ना, मधुर होती है। यानी हमें भी अपने विचारों में और अपनी बातों में क्या करना चाहिए, अपनी बातों को बातों में सरसता लानी चाहिए और अपनी वाणी को मीठी बनानी चाहिए, मधुर बनानी चाहिए, ठीक है। दूसरे में ऐसा था कि हमें ऐसा सज्जन पुरुष की आवश्यकता है जो कि सूप के समान हो, ठीक है। यानी ऐसा सज्जन पुरुष चाहिए जो कि सूप के स्वभाव का हो, अर्थात जो अनुचित बातों को त्याग कर उचित बातों को ग्रहण कर ले, ठीक है। यह था। उसके बाद हम लोगों ने यह सीखा था कि हमने मतलब इस दोहे में हमने यह सीखा था कि हमें कब क्या करना चाहिए। इस संसार में कई तरह की बातें होती हैं, हमें क्या करना चाहिए, अनुचित बातों, कथनों या विषयों को या फिर मुद्दों को त्याग कर उचित वस्तुओं को, व्यवहार को, बातों को और चीजों को हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद तो ये 2 दोहे जो थे कबीर के थे। उसके बाद हमने तीसरा दोहा पढ़ा था जो कि रहीम का था, जिसमें हमें यह पढ़ाया गया था कि कौन सा इंसान सर्वाधिक सुखी रहता है, कौन सा इंसान सर्वाधिक सुखी होता है, या इंसान कैसे खुद को सुखी रख सकता है। यहाँ पर रहीम दास ने कहा था कि जिसकी चाह यानी इच्छा मिट जाती है, ठीक है ना, चाह गई चिंता मिटी, जिसकी इच्छा खत्म हो जाती है उसकी चिंता मिट जाती है, जिसकी चिंता मिट जाती है उसका मन बेपरवाह हो जाता है, और जिसका मन बेपरवाह हो जाता है उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है वही शहंशाहों का शाह कहलाता है। तो ये हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम लोग आगे की कक्षा में जो है अब हम लोग पढ़ेंगे रहीम के 2 दोहे, ठीक है, और उसके पश्चात हम लोग वृंद के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने है अब ये, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, ठीक है। और इस सत्र में हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्ञान सागर। ज्ञान सागर पाठ का है ये, इसलिए मैंने बता दिया है ज्ञान सागर है, ठीक। एक सेकंड, ये सही से रहेगा तो ठीक है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ज्ञान सागर में, ज्ञान सागर में पाठ 12, ठीक है। ज्ञान सागर पाठ 12 दोहे, ठीक। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आज हम लोग किसका दोहा लेंगे, आज हम लोग लेंगे रहीम का दोहा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारे सामने तो रहीम का दोहा। चलिए रहीम का दोहा हम देखते हैं। सबसे पहला दोहा है हमारे सामने ये। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि इस दोहे को प्रस्तुत कैसे करते हैं, ठीक है, ये रहीम का है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे इसकी इसकी व्याख्या क्या होती है, उसके भावार्थ को समझेंगे, ठीक है। तो इसको प्रस्तुत करने का तरीका है, जे गरीब पर हित करें
ते रहीम बड़ लोग, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग रहीमा, कृष्ण मिताई जोग। तो यहाँ कह रहे हैं कि जे गरीब पर हित करे, यानी जो व्यक्ति गरीबों की हित करता है, यानी सहायता करता है, रहीमदास जी ऐसे लोगों को बड़ा व्यक्ति मानते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की थी, सहायता की थी और बड़े कहलाए थे और अपनी ख्याति प्राप्त की थी। यानी कृष्ण तो वैसे कृष्ण का नाम सब लोग जानते हैं, परंतु कृष्ण का जो है विख्यात होने का एक कारण यह भी था कि उन्होंने अपने गरीब मित्र सुदामा की क्या की थी, मदद की थी, सहायता की थी। ठीक है, अब हम लोग इसको जरा सा पीपीटी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर आपके समक्ष एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि एक बच्ची है, और वो बच्ची जो है एक गरीब व्यक्ति की मदद कर रही है। सबको दिख रहा होगा, ठीक। तो जो व्यक्ति यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जे गरीब पर हित करे, जो भी इंसान, जो भी मनुष्य गरीबों की हित करता है, गरीबों की मदद करता है, रहीमदास जी ऐसे लोगों को बड़ा व्यक्ति मानते हैं, यानी महान इंसान मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए श्री कृष्ण जो है इतने महान होने के बावजूद भी वो नीचे बैठे हुए हैं और सुदामा के पैर को धो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी मदद की और उन्हें एक बड़ा इंसान बना दिया। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर महान आपको बनना है तो उसके लिए कोई अन्य कार्य करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है और एक इंसान होने के नाते एक दूसरे इंसान, एक जरूरतमंद इंसान की मदद करनी पड़ती है। तो इस दोहे को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद करने के पश्चात वो महान कहलाए, ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी ऐसे व्यक्तियों को महान समझते हैं जो व्यक्ति गरीबों की हित करते हैं या सहायता करते हैं। बात समझ में आई? सबको समझ में आया? क्या आप लोग सब समझे? ओके, अगर हाँ समझ गए तो हैंड रेज कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप समझ गए। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। और भी जितने लोग हैं सब लोग हाथ उठा दीजिए, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोग हाथ उठाएंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। यस, 11 13, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी के 9 लोग, 10 लोग, 11 लोग, और भी जितने लोग हैं यहाँ पे, मैं सबसे कह रहा हूँ कि अगर आपको यह दोहा समझ में आ गया हो तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और लोग 8 लोग हैं, क्या 8 लोगों को समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके प्रश्नों को भी लूंगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको इसकी व्याख्या करके बता दूं और व्याख्या करने के पश्चात आपके सारे प्रश्नों को मैं लूंगा। ठीक है, तो ये दोहा तो सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले दोहा की ओर। अच्छा, 26 लोगों ने हाथ उठाया। अभी और भी कई लोग हैं जो हाथ उठा सकते हैं अगर उन्हें समझ में आ गया है तो। अगर सब लोगों का हाथ नहीं उठा, मतलब यही समझूंगा मैं कि हाँ सब लोग नहीं समझे। तो चलिए ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, एक बार पुनः। तो देखिए रहीमदास जी, देखिए जब भी कभी कोई दोहा होता है ना, तो उसमें अधिकतर दोहा जो होता है, हम अगर दूसरी पंक्ति को समझेंगे तो उसके आधार पर ही पहली पंक्ति होती है वास्तव में। तो दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? देखिए, कहा गया है कि जिस प्रकार यहाँ प्रस्तुत दोहे में रहीम हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद कर महान कहलाए, ठीक उसी प्रकार रहीमदास भी ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मनुष्यों को महान समझते हैं जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो ये है इसकी व्याख्या। चलिए अब हम लोग अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला दोहा हमारा क्या है? देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा पहले से ही आंधी और खतरे का निशान दिख रहा होगा पहले से ही। आपको क्या कुछ याद आ रहा है आंधी के बारे में? आप लोगों ने देशभक्त पुरु पढ़ लिया है, पढ़ लिया है ना? ठीक है, रुकिए। तो आप लोगों ने देशभक्त पुरु में पढ़ा था क्या कि आंधी जो था वो क्या था?
आम्भी ने क्या किया था? अपने देश के साथ द्रोह किया था, यानी गद्दारी की थी और जाकर सिकंदर से मिल गया था। तो ऐसे ओछे नरन से, यानी मैंने यहाँ पर आम्भी का उदाहरण लिया है, इसलिए मैंने आम्भी को रखा है, तो वो खतरनाक था। यानी यहाँ पर रहीमदास ठीक वही कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस दोहे को कैसे प्रस्तुत करेंगे उसको समझ लेते हैं। इस दोहे को प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, रहीमा दो भांति विपरीत। यहां पर रहीमदास जी क्या कहते हैं, देखिए देखिए रहीमदास जी कहते हैं रहीमन ओछे नरन सो। ओछे मतलब होता है नीची सोच रखने वाले, यानी निकृष्ट कोटि के व्यक्ति। निकृष्ट कोटि के जो व्यक्ति होते हैं जो कि ओछी सोच रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं, ठीक है ना, गिरी हुई सोच रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमें नहीं बैर रखना चाहिए और न ही प्रीत रखनी चाहिए, अर्थात न ही दुश्मनी करनी चाहिए और न ही मित्रता करनी चाहिए, न ही दोस्ती करनी चाहिए। यानी मित्रता और शत्रुता दोनों ही हानिकारक है ओछे नर के साथ, यानी गिरे हुए व्यक्तियों के साथ, बुरे व्यक्तियों के साथ, ठीक है ना, निकृष्ट कोटि की सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ। अब उसकी तुलना करते हैं रहीमदास जी, कहते हैं काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, यानी कुत्ते का काटना और चाटना, ठीक है ना, स्वान मतलब होता है कुत्ता, काटे चाटे स्वान के, यानी कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही बातें एक विपरीत बातें हैं। यानी किसके लिए विपरीत है? किसी भी व्यक्ति के लिए विपरीत है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपको कुत्ता काटता है तो भी आपको नुकसान पहुंचेगा, और अगर वो आपको चाटता है तो भी वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर मैं इसको व्यक्ति के साथ जोड़कर देखूं तो जो व्यक्ति आपकी चाटुकारिता करता है वह भी आपके लिए हानिकारक है, और जो व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है और आपको चोट पहुंचाने या कष्ट पहुंचाने का सोचता है वह भी व्यक्ति अच्छा नहीं होता। यानी किसी भी व्यक्ति का, यानी यहाँ पर कुत्ते से जोड़ा गया है, किसी भी व्यक्ति का जो है हमारे लिए नुकसान पहुंचाना या फिर उसका हमारे प्रति ऐसी सोच रखना जिसमें चाटुकारिता की बात हो, वह भी हमारे लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे, अब इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं, ठीक है ना। यहां पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते का चाटना और काटना किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है, ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि निकृष्ट कोटि यानी छोटी सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ ना ही दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। सही बात, आई बात समझ में? क्लियर है? अब इसको हम जरा पीपीटी से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए कुछ तैयार किया है, देखिएगा आपको याद आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो पीछे है मैंने जानबूझ के वहां लिख दिया है आम्भी। आम्भी जो है वहां जो नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है वह आम्भी है, और देखिए किस तरह से आम्भी जो है वो अपना मुंह बना रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, यह उस समय की बात है जब सिकंदर ने पुरु को कहा था कि भाई बोलिए, अब आप हमारे बंदी हैं और अब आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब सिकंदर ने कहा था, तब पुरु ने सिकंदर को उत्तर दिया था कि ठीक वैसे ही जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, ठीक है ना। और इस पे जो है आम्भी जो है, और उन्होंने यह भी कहा था, सिकंदर ने यह कहा कि जाइए अब आपसे, आज से आप मेरे मित्र हुए और मैं आपका राज्य वापस करता हूं। तभी आम्भी ने कहा कि भाई ऐसा तो आपने वादा नहीं किया था। यानी सिकंदर को भी पता था कि ऐसे व्यक्तियों के साथ दोस्ती या दुश्मनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। और देखिए ये है अगला, आपको ये बातें भी याद आ रही होंगी, ये उस समय की बात है जब वो वहां पहुंचा था, बहुत खुश था, देखिए, ठीक है ना। तो ये सिकंदर समझ गया कि जो व्यक्ति देशद्रोही होता है ना उसके साथ मित्रता और शत्रुता रखना नहीं चाहिए। हालांकि जैसा कि इस नाटक से हमें पता चलता है कि आम्भी से सिकंदर ने वादा किया था कि
यह राज्य जीतने के पश्चात, यानी पुरु का देश जीतने के पश्चात, वह आम्भी को उस राज्य का राजा बना देगा, राजा घोषित कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। यानी यहाँ पर सिकंदर भी वो समझ गया था कि ओछे व्यक्तियों के साथ ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी, दोनों ही अच्छी नहीं होती है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो ये दोनों ही खतरनाक होता है और दोनों बातें विपरीत होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए कुत्ते का काटना, बताइए कुत्ते का कोई अगर कुत्ता काटेगा तो जाहिर सी बात है हमें नुकसान पहुंचेगा, जिस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है। उसके बाद देखिए कुत्ते का चाटना, यह भी, दोनों ही। यहाँ पर कुत्ते का काटना और चाटने का तात्पर्य कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति से आप जोड़कर देखते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि कुत्ता अगर हमें काटता है तो भी नुकसानदेह है और अगर चाटता है तो भी नुकसानदेह है। ठीक है ना। और आगे क्या देखें, दोनों ही खतरनाक है, इसलिए मैंने खतरे का निशान बनाया था। और यहाँ पर देखिए कुत्ते का जो काटना है वह तो नुकसानदेह है ये, और कुत्ते का चाटना, परंतु इसे अगर व्यक्ति से जोड़कर देखें तो अगर ऐसा व्यक्ति जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या ऐसा व्यक्ति जो चाटुकार होता है या चाटुकारिता को महत्व देता है, ऐसे व्यक्तियों से कभी भी हमें दोस्ती या दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तो ये दोनों भांति विपरीत होते हैं। ठीक है ना। ये बहुत खतरनाक होता है और हमें कभी भी, देखिए ये दोनों बराबर बातें नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये भी दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी विपरीत होते हैं, इसलिए नॉट इक्वल टू। ओके, एक बार मैं फिर से आप लोगों को इस दोहे की व्याख्या बता दूं। प्रस्तुत दोहे में रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही किसी भी मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार ओछे नर के साथ, अर्थात निकृष्ट कोटि की सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ, छोटी सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ ना ही दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। ठीक है, सबको समझ में आया। एक मिनट, पहले आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक बार में हैंड रेज करिएगा, तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इतने लोगों ने समझ लिया। हाँ, सबसे पहले आप हैंड्स डाउन कर लिए सब लोग, वेरी गुड। अब बताइए कितने लोग ये वाला दोहा समझ गए। ओके, वेरी गुड, 18, 19, 20, वेरी गुड। चलिए, इतने लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। वाह, बहुत अच्छे। यहाँ पे 4, 2 और 5, हाँ अभी भी 2 और 2, 4 लोग बचे हुए हैं, 4 लोग और हैं। 4 लोग अगर कोई, देखिए आप लोग अगर रेस्पॉन्स देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आएगा, और कोई परेशानी होगी तो भी मैं आपके प्रश्नों को लूंगा। पहले मैं समझा लूं, फिर आपके प्रश्नों को भी लूंगा। ओके, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अगला दोहा है, अगला दोहा वृंद का। हम लोगों ने रहीम यानी कबीर दास के 2 दोहे हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने रहीम के 3 दोहे पढ़े। ठीक है, और उसके बाद रहीम के 2 दोहे पढ़ लिए ना। रहीम के माने कबीर दास के कुल देखा जाए तो कुल रहीम कबीर दास के 2 दोहे, और कुल जो है रहीम दास के 3 दोहे, जिसमें से आज हमने रहीम दास के अंतिम के 2 दोहे पढ़े थे। ठीक है ना। अब हम लोग वृंद का पहला दोहा पढ़ेंगे। देखिए, वृंद का पहला दोहा है ये, और इसको प्रस्तुत करने का तरीका है इस तरह से। नीकी पैफी की लगे बिन अवसर की बात, नीकी पैफी की लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, वृंद रस श्रृंगार न सुहात। तो ये था वृंद का दोहा, यानी नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। अब आप लोगों के मन में प्रश्न पूछ रहा होगा, ठीक है, आपके सारे प्रश्नों का हल मेरे पास है। नीकी पै फीकी लगे, यानी उचित वक्त पर अनुचित बातें कभी भी अच्छी नहीं लगती, यानी जो अवसर हो उस अवसर से जुड़ी हुई बातें ही हमें वहां करनी चाहिए, अवसर से हटकर कोई बात नहीं करनी चाहिए। और अगर उस वक्त हम अगर उस विषय से संबंधित बात न करके उस विषय को छोड़कर कोई अन्य बात करते हैं तो वो बातें अच्छी नहीं लगती, यानी फीकी लगती है। ठीक है ना, कम महत्वपूर्ण लगता है।
कोई उसे महत्व उतना नहीं देता है। जैसे बसत युद्ध में, जिस प्रकार युद्ध में यदि कोई व्यक्ति, यानी युद्ध के दौरान अगर कोई व्यक्ति श्रृंगार संबंधी बातें करता है अर्थात प्रेम संबंधी बातें करता है तो वो फीकी लगेगी। ठीक उसी प्रकार बिना अवसर के कोई बात करने पर वहां पर भी हमें वह बात फीकी लगती है। समझ में आया? एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नीकी पै फीकी लगे, यानी उचित समय पर अनुचित बातें करना जो है फीकी लगती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रेम संबंधी बातें करता है तो वो नहीं अच्छा लगता। ठीक है ना? अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या बड़ा ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। जब मैंने आप लोग को कहा था ना कि दूसरी पंक्ति पहले लिखिएगा और उसको समझिएगा ना, तो उसी से जुड़ी हुई पहली पंक्ति होती है। तो देखिए दूसरी पंक्ति क्या है, यहां पर बोलिएगा कि यहां प्रस्तुत दोहे में वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध मैदान में, युद्ध के क्षेत्र में प्रेम संबंधी बातें अच्छी नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार उचित वक्त पर अनुचित बातें फीकी लगती है। सिंपल, ठीक है? अब इसको जरा हम पीपीटी से समझते हैं। देखिए आप लोगों के लिए मैंने कुछ तैयार किया। देखिए यहां क्या कर रही हैं, एक मैम जो है क्या पढ़ा रही है, गणित, और एक बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं ना? यहाँ पर एक मैम जो है माने शिक्षिका है, वो गणित की शिक्षा दे रही हैं बच्चों को। ठीक, अब उसी बीच एक बच्चा क्या करता है, देखिएगा, एक बच्चा हाथ उठाए। अक्सर आप लोग भी करते हैं, सर या शिक्षक महोदय या अध्यापक महोदय, मुझे मेरा भी एक प्रश्न है। अब जाहिर सी बात है यहाँ शिक्षिका यही सोचेगी कि मैंने जो अभी समझाया है उसी से संबंधित कोई प्रश्न होगा, परंतु इस बच्चे का क्या प्रश्न रहता है आपको पता है? ये देखिए, मैडम लॉकडाउन कब खत्म होगा? तो अब शिक्षिका कहती है कि भाई मैं यहाँ गणित पढ़ा रही थी और तुम्हें अचानक से ये बात क्यों सूझी, तुम क्यों ये पूछ रहे हो कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, इस विषय से इसका क्या संबंध? ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ये बातें हैं अनुचित लगती है और बिल्कुल अनुचित है। इसीलिए हमें कभी भी उचित समय पर अनुचित बातें नहीं करनी चाहिए। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, युद्ध का मैदान है, यहाँ पर भारतीय सेना जो है युद्ध करने जा रही है, और अगर इसी बीच कोई व्यक्ति, ये देखिए ये युद्ध हो रहा है, और इसी बीच कोई अगर व्यक्ति प्रेम संबंधी बातें करे, देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे रस श्रृंगार, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, रस श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम संबंधी बातें। यानी यहाँ पर वो व्यक्ति अगर बैठकर अपनी प्रेमिका की बातें करेगा तो क्या ये अच्छा लगेगा? ये कभी भी उचित नहीं लगेगा, अनुचित लगेगा। इसीलिए यहाँ वृंद ने कहा है कि जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में श्रृंगार संबंधी बातें अर्थात प्रेम संबंधी बातें नहीं सुहाती हैं, नहीं अच्छी लगती हैं, उसी प्रकार बिना अवसर की अर्थात अनुचित समय पर उचित समय पर अनुचित बातें जो है वह फीकी लगती है। इसीलिए हमें सोच समझकर उस समय का जो है ध्यान रखते हुए कि इस समय क्या चल रहा है, उस विषय क्या है, उस विषय से संबंधित ही हमें बातें करनी चाहिए, ना कि उस विषय से हटकर कोई बात करनी चाहिए। आई बात समझ में? सबको समझ में आ गया? मैं अब आप लोगों के प्रश्न लूंगा, ठीक है ना? मैं अभी फिलहाल के लिए इसे मैं स्टॉप करता हूं और अब आप लोगों के प्रश्न में लेना चाहूंगा। बताइए, तो यहां पर जितने भी लोग हैं, बताइए, अब बताइए आप लोगों का क्या प्रश्न? एक एक करके, रुकिए, एक काम करिए, सबसे पहले आप सब लोग अपना हैंड्स डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को जिनके जिनके प्रश्न है एक एक करके मैं प्रश्न लूंगा, ठीक है? उसके बाद सब लोग एक करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले हैंड्स सभी लोग डाउन कर दीजिए, सब लोग डाउन कर दीजिए, ठीक? सब लोग डाउन कर, सब लोग, रिया, अंशु, आप लोग भी हैंड्स डाउन करिए पहले, उसके बाद हम लोग आपके प्रश्नों को लेंगे। हाँ, रिया रंजन, रिया रंजन कौन है? आप भी हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए, अब हैंड्स डाउन कर लीजिए बाबू। अब मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अपने हैंड रेज करिएगा, उसके बाद आप अपने प्रश्न को रखेंगे। तो बताइए, अब सबसे पहला प्रश्न कौन करना चाहता है? रेज योर हैंड। मैं एक एक करके सबके प्रश्नों को लूंगा, बताइए कौन है?
कौन है, किनको प्रश्न करना है? रिया रंजन पहले से ही हाथ उठाए, लगता है इनको प्रश्न करना है कुछ। चलिए रिया, आप अनम्यूट हो जाइए, बोलिए आपका क्या प्रश्न। और किसी को कोई प्रश्न करना है इन 3 दोहों में? रिया, आपका कोई प्रश्न है? जिनको भी प्रश्न करना है वो अपना हाथ उठाएं। ओके, प्रिया रंजन, रिया रंजन आप अनम्यूट हो जाइए। और कोई है? नो सर, नो डाउट, हंसिका कह रही है, ठीक है। और कोई, और किसी का कोई प्रश्न है? आज हमने, अच्छा चलिए, दीप्ति का आ रहा है, सौम्या का आ रहा है, नो सर, वेरी गुड, ओके, सब लोग नो सर कह रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग समझ गए हैं। लेकिन आप लोग एक बार अनम्यूट करके भी बोल दीजिए कि यस सर, वी गॉट इट, हम लोग समझ गए। यस सर, समझ गए यस सर, हम लोग समझ गए। सब लोग समझ गए, समझ गए सारा। यस सर, समझ वेरी गए। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार हम लोग एक बार दोहरा लें। आप लोग क्या, हाँ Yes, अदिति, sir. Yes, अदिति sir. हाथ उठ, अदिति Yes, आप sir. अनम्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए अदिति, क्या बात है? नो सर, समझ गए सर, वो गलती से हैंड रेज हो अच्छा गया कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा रिया रंजन, रिया रंजन अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, और अगर आप आपका यहाँ से अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप जरूर प्रश्न कीजिए। चलिए फिर ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। ठीक, क्या आप लोग देखना चाहेंगे फिर से? एक बार फिर से दोहरा दूं मैं सारे दोहों को? यस सर। यस सर। सारे दोहों को दोहरा दूं? ओके तो सर। चलिए, ओके, चलिए फिर शुरू, ठीक है, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। यस सर। एक बार दिखा दिए, ज्यादा बनो मत। ओके, म्यूट योरसेल्फ। ओके, चलिए फिर मैं आपको शेयर कर देता हूं। ये हमने सबसे पहला दोहा ये वाला लिया था ना, ये, तो चलिए यहीं से फिर से शुरू करते हैं एक बार फिर से। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए समय भी समाप्ति की ओर है और आप लोग समझ भी रहे हैं, हमारे पास 10 मिनट है, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। तो ये इसको मैं स्किप करता हूं, रुक जाइए। एक बार फिर से, एक मिनट, यहां से है ना, यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए, तो एक बार फिर से देखिए, यहां क्या कहा गया था कि जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद की और महान बन गए, ठीक उसी प्रकार रहीमदास भी ऐसे व्यक्तियों को महान समझते हैं जो व्यक्ति गरीबों की हित करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी सहायता करता है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चा जो है वो एक गरीब की सहायता कर रही है, ठीक है ना, ऐसे व्यक्तियों को, और यहाँ पर जो है सुदामा जो है ऊपर बैठे हुए श्री कृष्ण उनकी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। अगला क्या है? रहीमन ओछे नरन सौ बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। यानी यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार
कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही नुकसानदेह साबित होता है, ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी ओछे नर या निकृष्ट कोटि के व्यक्ति के साथ न ही दुश्मनी करना चाहते हैं और न ही दोस्ती। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह है, खतरनाक है, ठीक उसी प्रकार ओछे नर के साथ न ही दुश्मनी अच्छी होती है और न ही दोस्ती अच्छी होती है। ठीक है ना? तो हमें जिस प्रकार कुत्ते से दूर रहना चाहिए उसी प्रकार ओछे नर से भी दूर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जरा पीपीटी में देखिए, आंधी की बात मैंने कहा था कि ऐसे ओछे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, ना ही इससे दोस्ती करनी चाहिए, ना ही दुश्मनी करनी चाहिए, और ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक उसी प्रकार कुत्ते का, जिस प्रकार कुत्ते का काटना और कुत्ते का चाटना दोनों ही बड़ा ही नुकसानदेह होता है और खतरनाक होता है। ठीक है, दोनों ही बातें बिल्कुल अलग है और दोनों ही बातों में हमें क्या करना चाहिए, ना ही ओछे नर से मित्रता करनी चाहिए और ना शत्रुता करनी चाहिए, और ना ही कुत्ते का चाटना और काटना, ये दोनों से ही सावधान रहना चाहिए। यानी जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ठीक उसी प्रकार ओछे व्यक्तियों के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही नुकसानदेह साबित होती है। ठीक है, अगला दोहा, अगला क्या है? अगला है नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहा। यानी नीकी पै फीकी लगे, उचित अवसर पर अनुचित बातें बिल्कुल फीकी लगती हैं, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में प्रेम संबंधी बातें अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर वृंद जो है, वृंद के कहने का तात्पर्य यह है, वृंद यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में प्रेम संबंधी बातें अच्छी नहीं होती, नहीं सुहाती हैं, ठीक उसी प्रकार उचित अवसर पर अनुचित बातें कहना जो है वह फीकी साबित होता है, अर्थात हमें अनुचित बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए मैडम पढ़ा रही है गणित, बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक से एक बच्चे ने हाथ उठाया और उसका एक प्रश्न था। शिक्षिका को ऐसा लगा कि जरूर गणित से संबंधित प्रश्न होगा, परंतु उसका प्रश्न था कि मैडम लॉकडाउन कब खत्म होगा। यानी यहाँ पर पढ़ाई कुछ हो रही थी और बच्चे का जो प्रश्न था वो कुछ और ही विषय से संबंधित था, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में क्या करनी चाहिए, श्रृंगार संबंधी बातें अच्छी नहीं होती। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से मैंने आप लोगों को दोहरा दिया और मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं आपको। अब एक बार बता दीजिए, सबको समझ में आ गया? बताइए। यस सर। यस सर। सब समझ में? यस किसी को कोई परेशानी नहीं है? में आ गया। सबको समझ में आ गया? सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। चलिए, कोई डाउट सर। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, म्यूट कर लीजिए बोलने के बाद। ठीक है, अगला क्या है? तो अगली कक्षा में जारी रहेगा, और भी वृंद के दो है ना, दो दोहे बचे हुए हैं, वो दो दोहे हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में जारी रहेगा, फिर हम लोग अगली कक्षा में से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसे स्टॉप करते हैं। और तो शुड वी कंक्लूड? क्या हम इसे कंक्लूड करें? सबको समझ में आ गया? कोई परेशानी है किसी यस सर। किसी को कोई परेशानी? यस सर। किसी को कोई परेशानी नहीं है? नो प्रॉब्लम। चलिए फिर आप सबको ओके, बाय चलिए सर, आप हैव अ नाइस डे सर। ओके, बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।